हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो बेटा कैसे हैं आप सब। मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज बहुत ही हम एक जबरदस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा बेटा? सांतत्य एवं अवकलनीयता। ये 12वीं क्लास का चैप्टर है। और आज हम वैसे तो टॉपिक में सिर्फ परिचय करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि सांतत्य की अवधारणा क्या होती है। सांतत्य को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बोला जाता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब ऐसा चीज जो लगातार जवाब देता रहे, उसको बोलते बेटा कंटिन्यूटी। अब याद करिए कि जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो सारे मैचों में क्रिकेट खेलता है और उसने सारे पारियों में 10 रन, 20 रन, 25 रन, 50 रन, 60 रन ऐसे रन बनाए हैं। तो अगर वो हमेशा रन बनाते रहते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कंटिन्यू, यानी कि उनकी कंटिन्यू परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन अभी मान लीजिए कि उन्होंने 2 मैच चले, फिर 3 मैच में आउट हो जाते हैं, या 4 मैच में चले, कोई 1 मैच में ऐसे आउट हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे? डिसकंटिन्यूअस, यानी कि वो आंसर बीच में नहीं दे पा रहे थे, यानी रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। वैसे तो हमारे सारे महान क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं हम सवालों की तरफ। तो सवालों में कंटिन्यूटी क्या कहलाती है ना? सवाल में कंटिन्यूटी क्या कहलाती है? आप समझ गए। जो सवाल हमेशा आपको उत्तर देता रहे वो क्या कहलाएगा बेटा? कंटिन्यू। और जो सवाल उत्तर देते देते बीच में कहीं जवाब नहीं दे पाए, या जब जवाब दे तो उसकी लय खराब हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिसकंटिन्यू, या कंटिन्यू नहीं है। अब कहां पे नहीं है, कैसे नहीं है, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। चलिए आगे। अब सुनिएगा, अब अगले में क्या है बेटा? तो ये जो चैप्टर है ना, 11वीं चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कितना? डिफरेंशिएशन, अवकलनीयता। और उसके पहले आपने पढ़ा होगा लिमिट। तो 11वीं में आपने पढ़ा होगा लिमिट और कितना? डिफरेंशिएशन। तो उसी का एडवांस वर्जन आप समझ लो, उसी का एडवांस लेवल है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, यह अध्याय अनिवार्यतः कक्षा 11वीं में पढ़े गए फलनों के अवकल यानी कि डिफरेंशिएशन का क्रमागत है, मतलब उसी का एक स्टेप आगे है। अब आगे सुनिएगा। अब आप निश्चित ही कुछ बहुपदीय फलनों, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने सीख चुके होंगे कि 2x होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, ये चीज सीख चुके होंगे। तो उसी के बारे में बोला कि बहुपदीय फलनों। बहुपदीय फलनों मतलब कैसे? पॉलिनोमियल्स, यानी कि क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, 1/x का, 2/3 का, ये सारे सवाल का डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं। साथ ही साथ आपने ट्रिग्नोमेट्री का भी डिफरेंशिएशन सीखा होगा 11th में, जैसे sin x, cos x, tan x। sin x का डिफरेंशिएशन कितना? cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x। याद आया? तो ये सारी चीजें आप 11th में सीख चुके हैं। अब साथ ही साथ आपने ये भी सीखा था कि अगर दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हैं, जैसे कितना? sin x प्लस 2x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 2x का बेटा 2। ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आपने 11वीं में पढ़ा होगा, तब हम क्या पढ़ने वाले बेटा? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कौन सा बेटा? 12वीं में। अब ये 12वीं में क्या है? और कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इनके पारस्परिक संबंधों के महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चीजों को, यानी कि किसको? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को, हमारे 2 महान गणितज्ञों को बहुत बड़ा आभार जाता है। तो एक तो सर हमारे आइजैक न्यूटन सर। अच्छा, न्यूटन सर ने फिजिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन दिए हैं, और मैथ्स में फिर आप सोचो इनका योगदान अगर आप नहीं जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है आप सबको इनके बारे में जानना चाहिए। अभी तक लोग यही सोचते थे कि न्यूटन सर का क्या है, तो सिर्फ बल एवं गति के नियम ही उन्होंने दिए थे, है ना, बस यही पता था। लेकिन बल एवं गति के अलावा उन्होंने मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, एक तो न्यूटन सर थे और एक लेibniz सर थे, ठीक है। अब उन्होंने जो मिलकर के कैलकुलेशन, यानी कि सोचो लिमिट्स, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सारे टॉपिक्स, यानी इवन आगे जाकर के इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स का डिटेल में हम लोगों को नॉलेज दिया। और वो भी कब? ये सोच रहे हो 6042। आज सोचो कि मतलब जब आप, आज इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं तब आपको समस्या आती है। आज तो बिल्कुल मॉडर्न चैनल हो गया है कि आप सारी चीजें डिजिटलाइज ढूंढ सकते हैं। तो उस वक्त से कब? 300-400 साल पहले। तो 6042 में वो सर पैदा हुए, और 7027 ईयर में 1727 जब ईस्वी चल रहा होगा तब उनका देहांत हो गया। उस टाइम हमारे न्यूटन सर ने, और कितना, एक और जो हमारे लेibniz सर थे, तो उनकी फोटो मैंने अगले स्क्रीन पे लगाई है। तो देखो ये क्वाड्रफाइड विल्हेम लेibniz सर, ये 6046 में,
और उनका डेथ हुआ था बेटा 1716 में। तो इन दोनों जो महान गणितज्ञ थे, इनका बहुत बड़ा एहसान है, मैं तो मानता हूं कि कंटिन्यूटी के फील्ड में, और ये पूरे ही समझे तो डिफरेंशिएशन, ये सारे कैलकुलस आप पूरे समूह को बोल सकते हो। तो कैलकुलस के पूरे इन्वेंशन में, उनके डेरिवेशंस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब इन्हीं के आशीर्वाद से अब हम चलेंगे 12वीं क्लास में। अब 12वीं क्लास में अब हम सीखने वाले हैं, पहले कितना आपने पढ़ा था, त्रिकोणमितीय 11th में। तो आज हम इनवर्स त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे, कितना बेटा, 12th में। तो त्रिकोणमितीय का उल्टा इनवर्स त्रिकोणमिति का भी डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी में हम क्या देखेंगे बेटा, एप्लीकेशन देखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम कुछ नए प्रकार के फलनों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे e की पावर x। e की पावर x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या चर घातांकी। log x, log 2x, log 3x, log के बेस में e की जगह log का 10 बेस में 10 और फिर x, log 2x बेस में 20, ऐसे बहुत सारे। तो उसको बोलते हैं बेटा लघु गणकीय या लॉगरिथमिक। तो ऐसे फलन को अभी हम डिफरेंशिएशन में उपयोग करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन फलनों द्वारा हमें अवकलन की सशक्त प्रविधियों का ज्ञान होता है। तो देखो डिफरेंशिएशन कितना पावरफुल है ना, ये हम जानेंगे इस चीज में, और उसके हम बहुत सारे तरीके सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से सवाल जो हैं वो कंटिन्यू होते हैं और कौन कौन से सवाल कंटिन्यू कहां कहां नहीं हो पाते हैं। तो दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हाँ, गोटरफाइड विल्हेम्स लेबनिज सर, क्या बात है, बहुत ही महान गणितज्ञ, बहुत ज्यादा। मतलब ये समझो कि हम लोगों की बुद्धि अगर इनके जैसी चलने लग जाए ना, तो आज के जमाने में हम लोग एकदम भगवान की तरह ट्रीट किए जाएंगे, इतने इंटेलिजेंट लोग थे ये। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे, अवकल गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस के माध्यम से हम ज्यामितीय रूप से सुस्पष्ट स्थितियों को समझाते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जैसे मान लो कि हैप्पी बर्थडे वाला बलून देखा आपने, तो हैप्पी बर्थडे वाले बलून को फुलाओ तो हैप्पी बर्थडे वाला बलून बड़ा होगा। अब देखो, पहले अगर बलून छोटा था तो उसमें हैप्पी बर्थडे इतना छोटा लिखा हुआ था। अब बलून को फुलाओगे तो हैप्पी बर्थडे अब इतना बड़ा हो जाएगा, और बलून फूलेगा तो हैप्पी बर्थडे इतना बड़ा हो जाएगा। तो देखो, जैसे जैसे हवा भरती चली गई वैसे हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ था, यानी कि उसका सरफेस एरिया हैप्पी बर्थडे वाला वो बड़ा होता चला गया, और जैसे जैसे हवा निकलती जाएगी तो कितना वो हैप्पी बर्थडे छोटा हो जाएगा। तो ध्यान, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी वक्त के साथ या किसी एक चर के साथ दूसरे चर में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है बेटा, डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स। लेकिन अभी रुकिए, आगे पढ़ाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अब आगे, अच्छा, हम इस प्रक्रिया में विषय के यानी कि कौन कौन से बेटा, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सान्तत्य एवं अवकलनीयता के हम कुछ प्रमेय जो हैं, बेसिक जो प्रमेय हैं जिसके कारण ये बहुत काम आने वाला है, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम चलते थोड़ा सा आगे और इसके आपके ज्ञान में वृद्धि करते बेटा। देखिए, कंटिन्यूटी की अवधारणा, सान्तत्य की अवधारणा एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। अभी कोई सवाल है बेटा, कोई सवाल है। अब एक उत्तर क्या है ना कि मैंने ना एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना, कैसा बना बेटा, एक ग्राफ बनाया। अब वो ग्राफ कैसा है उसके बारे में सुन लो। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और भले ऐसे 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 चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है। कहीं टूटा क्या, कहीं पे मैंने पेन उठाया क्या, नहीं। ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए मैंने एक बार पेन जो उठाया था, तो कहीं मुझे पेन को ऊपर या नीचे उठाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। तो पेन अगर कंटिन्यू आपका चल रहा है तो क्या कहलाएगा बेटा, वो कंटिन्यूअस, यानी सान्तत्य। कैसा, सान्तत्य। अब किसी ग्राफ को बनाने के लिए अगर आपको पेन उठाने की जहां जरूरत पड़ गई तो आप समझ लो वो कंटिन्यू नहीं है। तो एकदम बड़ा बेसिक सा फंडा है। आप सवालों का ग्राफ बनाओ, सवालों का ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, पेन को आप चलाओ। अगर पेन चलाने के लिए बीच में कहीं उठाना पड़ जाए तो बस समझ लो वो फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। और अगर पेन आपका चलता चला जाए कितने ग्राफ को बनाने में, तो आप समझ लो आपका कितना फंक्शन कंटिन्यू है। अब जैसे देखो, फंक्शन कंटिन्यू कैसे नहीं होता है, ये तो बताया हमने कैसे कंटिन्यू होता है। आज तक आपने जितने भी सवाल बनाए सब कंटिन्यू बनाए। अब जैसे देखो, यहां पे हम एक बार बता दे रहे हैं कितना, जैसे साइन एक्स का मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, या कोई भी एक ग्राफ बना ले रहा हूं, है ना। अब जैसे देखो, ये ग्राफ है, इसको बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं ना, ऑटोमेटिक पेन चलता जा रहा है।
तो ये जो ग्राफ कहलाएगा कंटिन्यू ग्राफ कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? कंटिन्यू ग्राफ कहलाएगा। अब देखो, अब जैसे मैंने देखा एक कोई सवाल है, ये पैराबोलिक मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, तो क्या ये चलाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी है? नहीं। तो हमारा भी क्या कंटिन्यू ग्राफ कराएगा। लेकिन अब देखो सवाल को तोड़ दिया जा रहा है। कैसा बेटा? सवाल को तोड़ दिया जा रहा है। मैंने सवाल को दो टुकड़े में दिया बेटा। कब? x जब ग्रेटर देन 0, मतलब जब पॉजिटिव रहता हूं। अब दूसरा x कब? जब निगेटिव और बराबर 0 रहे, दो कंडीशन के बराबर रहे, यानी x लेस देन 0 रहता हूं। तब उसने बोला फंक्शन की वैल्यू कितना? -1 है, और एक बार फंक्शन की वैल्यू कितना? 1 है। अब ये दोनों सवाल पे पहले मेरे ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ग्राफ चाहिए। तो बात देखो, पहला ग्राफ फंक्शन में कितना? x, पहला कब? -1। तो मैं एक ना वैल्यू बना लेता हूं। ये कब के लिए है? 0 और लेस देन 0 के लिए। तो 0 के लिए, फिर -1 के लिए, -2 के लिए, -3 के लिए, -4 के लिए, ठीक है ना। अब देखो मैं इस सवाल में कुछ भी वैल्यू पुट करूं, x है क्या? नहीं है। तो x बराबर 0 पुट करूं तब भी आंसर -1। x बराबर कितना पुट करूं? -1, तब भी आंसर -1। x कुछ, अच्छा ये क्यों नहीं है? तो माइनस का 1 इंटू कितना? x की पावर, इसको 0 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, -2 पुट करो, -2 की पावर 0 कितना? 1 इंटू -1 अगेन -1। -3 पुट करो बेटा x में, तो -3 की पावर 0 यानी कितना? फिर से 1, तो 1 इंटू -1 -1। तो देखो बेटा, -0 0 -1 -2 -3 सब पे ग्राफ कितना देगा? यहां -1। तो देखो बेटा, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा -1, ये रहा -2, यहां -3, ये हमने माइनस लिखा। तो 1 पे भी यही पॉइंट, 2 पे भी -1 का पॉइंट, 3 पे भी -1 का पॉइंट, 4 पे भी -1 का पॉइंट, तो 0 पे भी -1 का पॉइंट। तो ये एक पॉइंट बस लिखा मैंने, 0 पे -1। तो सारा ग्राफ देखो ऐसा चलता जा रहा है। तो यहां से स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ ऐसा चलता जा रहा है। अब उसने बोला जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे, कितना बेटा? x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, तब फंक्शन आपका 1 है। कितना? 1 है। कब? इफ x ग्रेटर देन 0। और ये कितना था बेटा? इफ x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके सवाल में मेरे प्यारे बच्चे, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना? अब ग्राफ कैसे बनाएंगे मैं बताता हूं। लो, x और fx, x की वैल्यू 0 नहीं पुट करा मैंने, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं। तो 0.00001 से लेकर के 1 2 3 4 कोई भी आप वैल्यू ले लो, दुनिया का कोई भी। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही लिया, आप 2.2 भी ले लो, 2.9 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई भी वैल्यू आप दे दो। ऐसा नहीं कि सीधी सीधी वैल्यू ले, आड़े टेढ़े कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ध्यान दो, फंक्शन ऑफ एक्स 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 इंटू एक्स की पावर 0। सही है। अब आगे तो 0.001 कोई भी नंबर डालो कि पावर 0 मतलब कितना? 1, 1 इंटू 1, इसका भी आंसर 1 रखो, 1 की पावर 0 1 इंटू 1 2 की पावर 0, 0 इंटू 1 कितना? 1, 2.2 पुट कर लो तो भी 1, 9 पुट कर, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पुट कर लो, सब में 1। अब ध्यान दो, एक बात ध्यान देने का, 0 पे वैल्यू 1 है क्या? 0 पे वैल्यू 1 है क्या? नहीं, क्योंकि उसने बोला है ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेना है। क्या लेना बेटा? ग्रेटर देन 0। तो ध्यान दो, मैंने 0 के बगल में 1 2 3 4 ऐसा लिया, तो 0 से बड़ी, तो देखो अगर यहां पे 0 है तो इसके जस्ट बगल में ना हल्का सा छोड़ करके, एकदम यहां अगर 0 है तो इसके हल्का सा ऐसा बारीक छोड़ना है। तो एकदम बारीक सी जगह छोड़ करके, तो मैंने इसको बारीक सी जगह को, अब आपको तो दिखेगी नहीं 0.001, तो मैंने क्या किया है, ग्राफ बनाते टाइम हल्का सा गैप दे दिया है कि यहां 0 वाले लेवल को छोड़ करके हम उत्तर ले रहे हैं आपके लिए। अब आगे 0.01 पे भी 1, 1 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, ऐसा इंफिनिटी तक जाओगे तो भी 1 मिलेगा। अब सुनिए, मैं चाहता हूं टोटली ग्राफ को बनाना, तो एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया। अब मैं ग्राफ को बनाने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, क्या ग्राफ को बेटा बनाने जा रहा हूं। ये वाला पेन उठा रहा हूं, देखो मान लो मैं इंफिनिटी से पेन लेके आ रहा हूं, कहां? एकदम इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से, ऐसा था माइनस इंफिनिटी से पेन लेके आया और यहां चला रहा हूं मैं। अब मुझे ऊपर जाना है, 1 पे जाना है, तो बेटा
1 पे जाने के लिए मुझे क्या करेगा, पेन तो उठाना पड़ेगा ना, तब जाऊंगा। अब जैसे देख लो, पेन मुझे उठाना पड़ा, मतलब ग्राफ टूटा हुआ है, ग्राफ मेरा कहीं पे ब्रेक हुआ है। यानी कि कहां पे ब्रेक हुआ, अगर यह सवाल पूछा जाए तो मैं बता दो। देखो 0 पे तो -1 उत्तर दे रहा था, 0 पे -1, लेकिन 0 पे -1 दिया और जैसे ही 0.000000001 या भी छोटी वैल्यू से ना माइन्यूट सा वैल्यू भी पुट करा तो खट से 1 कैसे आ गया। -1 कहां, एकदम नीचे, एकदम हल्का सा चेंज हुआ, 1 पे पहुंच गए। वाह, ये क्या बात हुई भाई साहब, एकदम जज्बात बदल दिया, हाथ बदल दिया वाली कहानी है ना। जब तुम 0 पे बोले -1 दे रहे थे, हल्की सी वैल्यू क्या चेंज करी, तुम तो पलट गए, पाला ही पलट दिया। अब जब ये पाला पलट दिए है तो मतलब आपका ग्राफ बनाने के लिए मुझे तो उठ के जाना पड़ेगा। तो उठ के जाना मतलब बीच में तो कुछ तो ऐसा था जहां पे आपने -1 से 1 आंसर लेके गए, तो बीच वाले जवाब कहां गए, तो यानी बीच में जवाब किसी ना किसी एक माइनोर सा वैल्यू, एकदम छोटा सा वैल्यू पे नहीं दिया आपने, नहीं दिया मतलब उत्तर नहीं दिया, और उत्तर नहीं दिया मतलब आप कंटिन्यू नहीं रहे, मतलब बीच में कहीं ना कहीं जंप करे हैं, कहीं ना कहीं आपने रूल्स तोड़े हैं। अब जहां आपने रूल्स तोड़ा मतलब आप कंटिन्यू नहीं रहे, तो यही छोटी सी बात थी, बहुत ज्यादा बात नहीं है। तो देखो अब सवाल को इस तरीके से देना, पहले आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि सर इस तरीके से सवाल दिया जा सकता है। तो क्या होता है, सवाल हर एक लिमिट के ऊपर भी दिया जा सकता है कि जैसे हमारा मूड है कि x जब हम पॉजिटिव रखेंगे तब हम सवाल ऐसा +1 लेना चाहते हैं, x जब 0 ले या 0 से कम ले तब हम सवाल कितना -1 रखना चाहते हैं। अच्छा भी चेंज कर देंगे, चिंता मत करिए। तो जो मैंने समझाया उसका मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आप देख लो, क्योंकि नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। अब आइए अब थ्योरी पोर्शन में, फलन f की बाम हस्त एवं दक्षिण हस्त सीमाएं -1 और 1, क्या बेटा, -1 और बम है। अच्छा, बाम हस्त मतलब बाएं हाथ की तरफ, और दाम हस्त मतलब दाएं हाथ की तरफ। अब देखो यहां मैं कॉपी की तरफ ऐसा मुड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड यानी कि कितना दाम हस्त, और ये इधर कितना बाम हस्त मतलब लेफ्ट हैंड, अर्थात सीमाएं असमान हैं, यानी वेट्स बराबर नहीं है बेटा। एक कितना है -1 है, दूसरा कितना है +1 है। अब आगे, या इनकी बाउंड्रीज जो होगी वो संपाती नहीं है। अच्छा, संपाती कैसे होती मैं बताता हूं। ऐसी चली एक लाइन और ऐसी चली, अब दोनों मिली हुई है, क्या कहलाएंगी, संपाती। क्या कहलाएगी, संपाती। संपाती का क्या मतलब होता है ना कि जो एक दूसरे से टच पे रहे या हल्का सा भी ओवरलैप करे या पूरा ओवरलैप कर जाए उसको बोलते हैं संपाती। तो या एक दूसरे से हल्का सा ज्वाइंट होकर रह जाए, उस कंडीशन को भी हम संपाती बोल लेंगे। लेकिन जब ग्राफ ब्रेक होता बेटा, ये लिया हल्का, रुक जाओ, हल्का सा भी टूट रहा है, देख लो यहां पे टूटा और यहां पे टूटा, तो वो संपाती नहीं कहलाएगा। अब एक ग्राफ यहां बन रहा है, एक ग्राफ यहां बन रहा है, तो वो तो साफ साफ दिख भी रहा है, लेकिन एकदम माइनूर सा भी अगर गैप है तो भी वो संपाती नहीं कहलाएगा। अब एकदम छोटा सा गैप है ना, इसकी अवधारणा को भी बताऊंगा मैं, एक एग्जांपल मैंने लिया भी है कि एकदम छोटा सा गैप भैया वो भी कंटिन्यू हो जाएगा क्या, तो मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा या कंटिन्यू हो जाएगा क्या, तो हमने उसके लिए भी एक सवाल लिया है, आप चिंता नहीं करना। आगे बेटा, फलन का लेखा चित्र मतलब ग्राफ, फलन के ग्राफ को आप देखिएगा। अब इस ग्राफ से स्पष्ट है, जैसे तो हमने किया था कि x बराबर 0 के बाईं ओर, 0 के बाईं ओर से दाईं ओर जैसे ही हम अग्रसर होंगे मतलब आगे बढ़ेंगे तो फलन -1 से 1 को जंप करता है। ये सब याद करिएगा, क्या ऐसा धप्प से जंप करता है। अब कहां जंप करता है मैं सुन लो, बता रहा हूं, -1 से ये -1, ये देख लो यहां पे -1 लिख देता हूं, यहां +1, -1 से मैं +1 की तरफ जैसे ही जाऊंगा, अच्छा x की वैल्यू में मैं जाऊंगा, सुनो, तो उत्तर में जो मुझे मिलेगा वो कितना, यहां से लेके यहां पे -1 से 1 जंप भी करूंगा। अब आगे, इसका मतलब अर्थात x बराबर 0 पे, अर्थात जो x बराबर 0 का वैल्यू है, x बराबर 0 का वैल्यू है, कहां, ये 0 वाली लाइन, x बराबर 0 पर वक्र यानी कर्व यानी ग्राफ ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो यहां ग्राफ कंटिन्यू आ रहा था इतनी देर से,
अब आगे जाने की जगह यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां से यहां के बीच में गैप आया है, यानी जंप हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम कहेंगे कि यह एक ऐसा उदाहरण है बेटा जिसमें x बराबर शून्य पर, x बराबर शून्य पर फलन, कौन सा फलन बेटा, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं बेटा, कंटिन्यूअस यानी सतत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो कंटिन्यूअस नहीं होने के लिए आपने चीज देखी कि कैसे कोई चीज कंटिन्यूअस नहीं होती है। मतलब ये ग्राफ अगर हम उसका बनाए और ग्राफ अगर लगातार नहीं बन रहा हो, अगर उसको बनाने के लिए मुझे पेन जो चलाना रहा वो जंप करना पड़े, मुझे पेन उठाना पड़े, बस इतना समझ लो, जिस ग्राफ को बनाने में पेन उठाना पड़ जाए वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कहीं पे भी पूरी ग्राफ में एक जगह माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ग्राफ बना दो, अगर लगातार एक पेन की नींव में आप बना सकते हो तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कहीं पे भी आप बना रहे हो लेकिन पेन एक बार उठाना पड़ेगी तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब ऐसी जगह सवाल भी आपको दे सकता है, ये सवाल के बारे में सर पता करो क्या 10 से लेके 20 तक ये कंटिन्यूअस है, तो 10 से पेन स्टार्ट करो, ये खींचते खींचते जाओ, आड़ा टेढ़ा रहे, मुझे उससे मतलब नहीं, ग्राफ यूं यूं घूम घूम के ऐसे वापिस आ रहा है, लेकिन पेन नहीं उठना चाहिए और 20 तक पहुंच जाए। तो 10 से शुरू हो और पेन 20 तक पहुंच जाए, पेन उठे नहीं, तो क्या कहलाएगा बेटा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और जैसे ही पेन उठ गया मतलब ग्राफ को तोड़ना पड़ा यानी जंप करना पड़ा, तो उस रीजन में हमारा फंक्शन यानी हमारा सवाल कंटिन्यूअस नहीं है। इजी है। अब हम चलते थोड़े से एक नियम और आगे, एक ही सवाल हुआ ना, एक सवाल का एग्जांपल और देख लेते, चिंता नहीं करना, क्लियर कर दो बेटा, शाबाश। अच्छा, टॉपिक बड़ा इजी है, ध्यान दीजिए, टॉपिक बहुत इजी है। आहा, देखिए क्या बात है, हमने एक सवाल लिया है, x की वैल्यू जब 0 रखोगे, x की वैल्यू जब 0 रख दोगे तब जवाब कितना मिल जाएगा बेटा, कितना बताओ, 1। और x इज नॉट इक्वल टू 0 रखोगे, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसका मतलब कितना, x 0 के बराबर नहीं, मतलब x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो x लेस देन 0 होगा। अब ये दोनों कंडीशन को बोलते हैं कितना, x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा हो जाए चलेगा, 0 से छोटा चलेगा, बट 0 होगा ये नहीं चलेगा। तो बेटा x जब 0 होगा तब उत्तर 1 है और x जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तब उत्तर 2 है बेटा। अब आइए, ये हमारे रहा है x भैया, ये हमारी x डैश, ये रहा y और ये रहा हमारा y डैश। अब इसमें ग्राफ की बात कर लूं, ये ग्राफ क्या होगा, इसने बोला है जब x नॉट इक्वल टू 0, तो मैं एक काम करता हूं ना, ग्राफ बना लेता हूं, खुश, कितना बेटा, ग्राफ बना लेता हूं। तो सुनो ध्यान से, मिट जाइए। आइए, अगर हमारे सामने दो भी सवाल आएगा तो एक बार लिख देता हूं x और एक कितना y, अच्छा y की जगह फंक्शन लिख देता हूं डायरेक्ट। x बराबर देखो क्या पुट करो, एक बार 0 पुट कर देना, 1 पुट कर देना, 2 पुट कर देना, 3 पुट कर देना, -1 -2 और -3 पुट कर देना। अब मैं मान रहा हूं कि इधर भी इंफिनिटी तक जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी इंफिनिटी तक जाएंगे। 0 पे उत्तर कितना, 1, 1 पे कितना उत्तर देगा, तो 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं, तब उत्तर 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, यहां पे भी 2, 2 और 2। अब अगर ये बात जवाब हो तो सुनो ध्यान से, यहां -1 -2 -3, 1 है, 2 है, 3 है। अब -1 पे जवाब 1, -2 पे जवाब 2, -1 पे, -2 पे, -3 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, कितना 2, 2 और 2। अब देखो -3 पे भी 3 है, -2 पे भी, -3 पे भी 2 है, -2 पे भी 2 है, -1 पे भी 2 है, 1 पे भी 2 वैल्यू दे रहा है, 2 पे भी 2 वैल्यू दे रहा है, 3 पे भी 2 वैल्यू, सब पे दे रहा 2 वैल्यू। लेकिन ग्राफ बनाइए, आइए अब देखो ग्राफ बनाओ जरा, यहां ग्राफ बनाने के लिए आए, कहा -3 पे भी 0, -3 और -2 के बीच में -2.5, वो भी कितना, -2 पे भी आंसर कितना, -2, -1.5 पे भी आंसर -2, -1 पे भी आंसर -2, 0.00001 जब निगेटिव हो रहा तब भी आंसर कितना, -2। लेकिन जैसे ही 0 हो रहा है तो देखो पेन यहां से लेके यहां तक आए, अब जैसे ही 0 हो रहा है तब मुझे कूद के कहां पे जाना पड़ेगा, 1 के पास। ये चीटिंग हो गई। अरे जब मैं 2 पे जा रहा था 1 पे क्यों गया, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसने बोला है x बराबर 0 पुट करने पे आंसर कितना रखना है, 1 रखना है। तो सब जगह मैं 2 रख रहा था, यहां रखते रखते मैं 2 पे आ गया, 2 की जगह 1 पे आ गया। अब मैं 1 पे आया हूं तो बेटा पेन बिना उठाए 1 पे कैसे जाऊंगा,
तो पेन उठा करके मुझे 2 से की जगह 1 पे जाना पड़ा। तो पेन उठ गया, और पेन उठ गया मतलब ग्राफ टूट गया। अब ग्राफ टूट गया मतलब फंक्शन कैसा बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यू नहीं है। भले उसने उसके बाद जैसी 1 2 3 इधर से लिया, 0.001 भी लिया, तो वापिस कितना इधर आना शुरू कर गया। इजी है। तो जब क्या होता है बेटा कि एकदम जस्ट बगल में, यानी कितना, ये 0 0 से जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है तो क्या कहलाएंगे, वो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक बार हम जल्दी से चेक कर लेते हैं आगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं, ये 1 हुआ, इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर हो जाएंगे, इसके राइट हैंड साइड इधर हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर 0 हुआ, इधर कितना हो जाएगा, x टेंस टू कितना 0 पॉजिटिव हो गया, और इधर कितना बेटा x टेंस टू 0 निगेटिव। अब देखो x इक्वल टू 0, x 0 से ज्यादा, x इक्वल टू एग्जैक्टली 0, 0 से हल्का सा, यानी कि 0 से थोड़ा सा ज्यादा बेटा, एकदम थोड़ा सा, एकदम बारीक सा, ऐसा कि लगभग इतना खिसको जितना लगभग 0 जैसा खिसको, है ना। अच्छा, एग्जैक्टली 0 सा नहीं, 0 से हल्का सा, जैसे 0.000000001, तो उतलाई जाऊंगा मैं, क्या बोलूंगा, तो आप समझ गए। और उसके लेफ्ट साइड में भी कितना बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, हल्का सा कम। अब वो हल्का कितना सा कम, एकदम बारीक सा, बस 0 नहीं रहना चाहिए, 0 से हल्का सा इधर और हल्का सा इधर जाना है। अगर लेफ्ट राइट में से कोई भी एक कंडीशन पे भी आपका जवाब सेम नहीं होता, मतलब फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। इसके बारे में बताता हूं, सुनो। अगर लिमिट ऐसा हो तब जो सवाल का उत्तर हो, अगर लिमिट ऐसा है भाई साहब तब जो हमारा सवाल है, और लिमिट अगर ऐसा है तब जो सवाल है, अगर इनके उत्तर, अगर जैसे यहां पे कितना है 1 है, यहां पे 2 है और यहां पे 2 है, अगर तीनों जवाब सेम नहीं है, इसका मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यू नहीं है। तो ध्यान दो, लिमिट x इक्वल टू 0, अब इक्वल टू 0 ही नहीं, इक्वल टू जैसे 10 भी ले लेते, तो लिमिट x इक्वल टू 10 होता, फिर कितना, लिमिट x टेंस टू कितना 10 से कम और 10 से माइनस, यानी 10 से ज्यादा और 10 से कम और इक्वल टू 10 पे। अब 10 की जगह, x की जगह मैं मान लो -3 पे पुट करता, तो लिमिट x टेंस टू कितना, x इक्वल टू कितना -3 से प्लस, -3 से माइनस, कोई और नंबर ले लो, 5 ले लो, तब लिमिट x टेंस टू 5, फिर कितना 5 प्लस और 5 माइनस पे सारे फंक्शन का उत्तर चेक करेंगे। यदि तीनों बराबर नहीं है मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यू नहीं है। किस पे, जो नंबर यहां पे दिया रहेगा, जैसे x इक्वल टू 0 पे चेक किया तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे तो x इक्वल टू 5 पे। अब देखो मैं इस बात का कंसेप्ट बताता हूं, सुनो ध्यान से। x इक्वल टू 0 पर, अच्छा इसी चीज को थ्योरी में बता दे रहा हूं, x इक्वल टू 0 पर क्या, फलन की बाम हस्त लेफ्ट हैंड और दक्षिण हस्त मतलब राइट हैंड, तो देखो बाम हस्त इसको बोल लेते अपन, कितना बेटा, बाम हस्त, बाम हस्त, और ये कितना हो जाएगा बेटा, दक्षिण हस्त। अच्छा, अब दक्षिण हस्त का मतलब तो ऐसा नहीं कि साउथ वाला पोल चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिण हस्त मतलब होता है दायां हस्त, दायां मतलब दक्षिण, ऐसा शब्द में बोला जाता है। तो जैसे अपना कॉपी की तरफ मुंह करके खड़े हो तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कितना निगेटिव नंबरों की तरफ पुट करें, और कितना दाम हस्त मतलब उसके दाएं तरफ पुट करें, तो इसको बोलते हैं लिमिट x टेंस टू कोई भी नंबर पॉजिटिव, और इसको क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंस टू कोई भी नंबर निगेटिव। तो अगर किसी x इक्वल टू 0 पर, अभी तो 0 का सवाल था तो 0 के बारे में बात करें, x इक्वल टू 0 पर फलन यानी फंक्शन की बाम हस्त एवं दक्षिण हस्त की सीमाएं दोनों ही 2 है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का उत्तर 2 है, बट ध्यान दीजिएगा अर्थात संपाती है, किंतु लेफ्ट राइट तो बराबर थे भैया, लेकिन बीच में x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 1 है। कितना बेटा, फलन का मान 1 है, चेक कर लिया, फलन का मान 1 है, जो कि लेफ्ट हैंड यानी बाम हस्त और दक्षिण हस्त की सीमाओं के उभयनिष्ठ मान के बराबर नहीं है। यानी कि ये 2 था, ये 2 था, ये भैया हमारा 1 आ गया, यानी कि इन दोनों ने वोट दे दिया दूसरे नंबर वाले को, उसने भी वोट दिया दूसरे नंबर वाले को, लेकिन इसने वोट कर दिया कितना, पहले नंबर वाले को। गवर्नमेंट ने बोला था
तीनों वोट जहां जाएंगे तो वो कंटिन्यू कहलाएंगे। अब लेकिन भाई साहब दो लोगों ने तो सेम वोट दिए, लेकिन एक ने वोट अलग दे दिया, तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी वहां पे। तीनों की बात जब तक डन नहीं होगी तब तक ये हमारा फंक्शन कितना कंटिन्यू सरकार नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। तो यही उन्होंने बोला है बेटा कि दक्षिण हस्त यानी बाम हस्त और दक्षिण हस्त दोनों की सीमाएं तो उभयनिष्ठ मान के बराबर था, लेकिन x बराबर 0 पर जो फलन है उसका मान 1 हो गया, जो दक्षिण हस्त और बाम हस्त की सीमाओं के बराबर नहीं है। अब आगे फलन के लेखा चित्र से स्पष्ट है कि x बराबर 0 पर वक्र भंग हो जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहना बेटा, हम कह सकते हैं कि फलन के लेखा चित्र को बिना कलम उठाए नहीं खींच सकते। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से लिखिएगा बेटा। क्या मैंने नोट दिया है, एकदम एग्जैक्टली वही वाली बात मैंने बोली है। कौन सी वाली बात, कि जो आप लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फलन के लेखा चित्र को बिना कलम उठाए नहीं खींच सकते। जब तक किसी ग्राफ को लगातार खींचा जा सकता है तब तक वो फंक्शन कंटिन्यू है। जब उस फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाना पड़ जाए तब आप समझ लो फंक्शन आपका कंटिन्यू नहीं है। अब ध्यान दीजिए क्या है बेटा, अतः फलन सतत नहीं है यानी कंटिन्यूअस नहीं है। क्या देखिए, प्यार से देख लीजिए आप इसको, अतः फलन सतत या कंटिन्यूअस नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है बेटा, फंक्शन कंटिन्यू करना नहीं करना ग्राफ के मेथड से हम कैसे सीखते हैं। अच्छा, मेन सवाल तो हम करेंगे ही, आपको ऐसा लगेगा ही कि यार सर अभी ये थ्योरी का पढ़ा रहे, लेकिन एक बात बताओ, थ्योरी पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में जो आपको ओवरव्यू दिया रहता है ना सामने थ्योरी में, वो आप कभी नहीं पढ़ते। उसको समझना और समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि जब आप 12वीं कक्षा में सवाल तो आप लगाए लोगे एक मेथड से जो आपके अभी मैं भी बताऊंगा, लेकिन सिचुएशन क्या है ना कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कंटिन्यूटी का, क्या मतलब है डिफरेंशियबिलिटी का, ये नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप समझ गए ग्राफ के मेथड से हम कैसे समझते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से अगर आपने क्लीन कर लिया है तो अब ये वाला बोर्ड क्लीन कर दे रहा हूं। अब हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे। अब सुनिएगा, अब अंकगणितीय परिभाषाएं जिसके बारे में आप जरा परेशान रहते हैं, यानी कि ग्राफ तो नॉर्मली बच्चे इंटरेस्ट एक बार पढ़ लेंगे, कब, यानी थ्योरी वाला पोर्शन का इजी करने का तरीका, लेकिन अब वो जो आपको चाहिए कि अरे सर आप तो डायरेक्ट मुझे बोर्ड पे पढ़ाओ, वो कैसे सवाल कैसे आएंगे और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो जो उत्तर लिखना है ना उसी के बारे में बता रहा हूं मैं, उत्तर लिखने का थ्योरी बता रहा हूं कि आप कोई लिमिट का क्वेश्चन या सॉरी कोई कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करोगे, ठीक है ना। अब आओ डायरेक्ट, तो देखो एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा। अब क्या कंसेप्ट है, एक फलन, ये पेन जो है ना भाई साहब, हाँ ठीक है, एक फलन कैसा, एक फलन यानी फंक्शन बिंदु x इक्वल टू a पर सतत कहलाएगा कब, तो सुनिए ध्यान से, कब, यदि फंक्शन की दक्षिण हस्त, अभी पढ़ा बाम हस्त और x टेंड्स टू a, ये तीनों कितने बेटा, दक्षिण हस्त, बाम हस्त और x इक्वल टू a यानी सेम नंबर पे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a उसके दक्षिण हस्त और x इक्वल टू a निगेटिव। अब यहां इक्वल टू का साइन नहीं लगाइएगा, यहां लगाइएगा किस चीज का बेटा, तो उसका बताता हूं। और x इक्वल टू का क्या, तो यहां लगाइएगा बेटा x टेंड्स टू लगभग a पॉजिटिव, है ना, लगभग a पॉजिटिव मतलब a से हल्का सा आगे। अब बेटा x टेंड्स टू a निगेटिव, a से थोड़ा सा कम, कितना कम, थोड़ा सा कम। अब आगे x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू कितना बेटा, a, यानी x इक्वल टू a पर। अब तो इसको हम आज इक्वल साइन नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, टेंड्स टू, लगभग उसकी तरफ जाते हुए, ऐसा। अब तब क्या हो जाए, एक पे, दो पे, तीनों, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, पे परिमित एवं बराबर हो तथा ये x इक्वल टू a पर ये फलन के मान के बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा, दो टुकड़ों बना रहा हूं मैं, पहला फंक्शन में a पुट करिए और आंसर लाइए, आंसर 1। दूसरा
इसी को लिमिट के थ्रू, सेम सवाल को लिमिट के थ्रू सॉल्व करिए, ऐसा मैं कह रहा हूं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स कब बेटा, जब एक्स टेंड्स टू ए हो। लिमिट कितना बेटा, एक्स टेंड्स टू ए, कब, जब फंक्शन में पुट किया जाए तब जो आंसर आएगा, और यहां आंसर 2 आएगा कब, जब फंक्शन में डायरेक्ट ए पुट कर दीजिएगा, फंक्शन में डायरेक्ट ए पुट करिए। तो ये जो दोनों मेथड जब बराबर हो जाएंगे, दोनों के उत्तर बराबर हो जाएंगे, इफ यदि कितना, आंसर 1 बराबर हो जाए आंसर 2 के, तब लिख देना कि हमारा फलन यानी फंक्शन सतत है। फलन x बराबर a पर जो भी पुट करे हो ना, पर सतत है। क्या बेटा, सतत है। अब ये आंसर 1 आंसर 2 कैसे, एक बार फिर से बता देता हूं, सुनो कैसे बेटा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसने पूछा एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, तो कुछ नहीं करना बेटा, सुनो ध्यान से। एक नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन में a पुट कर देना, बस फंक्शन में नॉर्मल 6th 7th 8th क्लास का सवाल होता है, ये चिंता नहीं करना। अब आगे एक 11वीं क्लास का सवाल है, 12वीं के मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं 11वीं का सवाल दे रहा हूं। कैसे बेटा, कि उसी फंक्शन में लिमिट लेकर के x टेंड्स टू a पुट करिएगा। अब यहां से आंसर 1 आएगा, और यहां से ये 7th 8th के मेथड से, 7th 8th का मेथड बेटा, ये 7th 8th क्लास का जैसे नॉर्मल सवाल सॉल्व करते ना, वैसे ही बस सवाल में x बराबर 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, ऐसा। अब आगे ये कितना, 11वीं क्लास का नॉलेज है, तो आपको 12th क्या है एग्जैक्टली, 12th में जो पढ़ना है क्या बेटा, 7वीं 8वीं प्लस 11वीं का एक छोटा सा कंसेप्ट, बस हो गई 12वीं की पूरी कंटिन्यूटी खत्म। हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम कराएंगे। तो सवाल क्या याद करना बेटा, जो भी सवाल दिया हो उसमें लिमिट में x टेंड्स टू a रखना, पहला इक्वेशन बनाना, दूसरा फंक्शन में a पुट कर देना, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन बनाना। अगर दोनों इक्वेशन के जवाब बराबर है बेटा, तो लिख देना फंक्शन हमारा कंटिन्यू है। क्या है, फंक्शन कंटिन्यू है। तो मैंने इसे बार बार लिखा है, सुनो ध्यान से, मिटा रहा हूं अभी मैं, ओके। कि यदि लिमिट में x टेंड्स टू a रखने पे जो सवाल का उत्तर है, अगर वही सवाल डायरेक्ट फंक्शन में पुट करने पे है, इसका मतलब हमारा सवाल कैसा बेटा, यानी हमारा सवाल क्या है, कंटिन्यूअस है। कैसा बेटा, इस परिभाषा से संततः एक समीकरण के रूप से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आपको बता दिया उन्हें, तो जल्दी से नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। और कंटिन्यूटी टफ नहीं है, ना ही डिफरेंशिएबिलिटी टफ है। बस आइए अब सुनो, 3 चीजें थोड़ा सा बता देता हूं, याद कर लीजिए, बस लास्ट, ठीक है ना। 3 चीज याद कर लिए, मतलब मजा ही आ जाएगा। पूछो कौन से 3 पॉइंट, ध्यान रखेंगे। पहला, परिभाषा से स्पष्ट है कि फलन के x इक्वल टू a पर सतत होने के निम्नलिखित 3 प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए। कितने प्रतिबंध, 3 प्रतिबंध। कौन से, पहला भाई साहब, जो फंक्शन ऑफ a है, मतलब सवाल में a पुट करने के बाद जो उत्तर आया है, यानी फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ x नहीं, फंक्शन ऑफ x मतलब सवाल, फंक्शन ऑफ a मतलब x बराबर a पर फलन का मान फिक्स होना चाहिए, इस निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी आ रहा हो, या ऐसा कोई वैल्यू अंडर रूट निगेटिव आ रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं। 5, 10, 15, 20, 25, 7/2, 0.5, 0.7 ऐसा कुछ भी आ जाए, यानी फिक्स हो, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए, परिभाषित हो, मतलब सही तरीके से उत्तर दे पा रहा हो, सीधा सीधा आंसर जवाब दे पा रहा हो, ठीक है ना। तो कैसा हो, फलन परिभाषित हो, किस पे बेटा, एफ ऑफ ए पे। इसी चीज को दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि एफ ऑफ ए बराबर फलन का निश्चित मान हो। तो आप ये नहीं करेंगे तो ये पढ़ लो, बात खत्म हो गई। अब आगे दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन विद्यमान होना चाहिए। पता चला कि उत्तर ही नहीं दे रहा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। क्या देगा, तो मैं बता रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन पे उत्तर देना चाहिए। अगर उत्तर दे रहा है, ये सेकंड कंडीशन है बेटा। पहला सवाल क्या था, फंक्शन ऑफ ए परिभाषित होना चाहिए। सेकंड वाला क्या कंडीशन था बेटा, कि लिमिट जब मैं पुट करूं x टेंड्स टू a, तब फंक्शन मेरा विद्यमान होना चाहिए, मतलब उत्तर देना चाहिए। लास्ट तीसरा सुनो, लिमिट x टेंड्स टू a पुट करने पर जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ a के बराबर, लास्ट में जो बताया था ना वही वाला, लिमिट x टेंड्स टू a किसमें पुट करने के बाद, फंक्शन में पुट करने के बाद हमारा सवाल फंक्शन ऑफ a के, अर्थात दैट इज फंक्शन की सीमा जब x टेंड्स टू a पुट करेंगे तो, या x इक्वल टू a पुट करेंगे तब फलन के मान के बराबर। यही बात तो मैं तब भी बोल रहा था कि लिमिट फंक्शन ऑफ x, इसको एक काम कर दो, बहुत अच्छी बात से बताता हूं, सुनो। लिमिट x टेंड्स टू, अरे बड़ा हो जाए यार, हाँ शाबाश, ये हटा दूं। देखो, अरे इतना मासूम सा सवाल है यार, हमारे विद्यार्थी हम ढंग से कर लेंगे। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a
इक्वल टू एफ ऑफ ए। एग्जैक्टली, मतलब फलन के मान दोनों टाइम बराबर होने चाहिए। बस दो ही चीज समझना था आपको, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन में पुट करने के बाद जो पहला आंसर आएगा, दूसरा आंसर कब आएगा, जब फंक्शन में a डायरेक्ट पुट करेंगे तो दोनों मान अगर बराबर हो तो हमारा फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। तो लगभग कंटिन्यूटी बहुत इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इतना ही समझो, थ्योरी में ज्यादा नहीं हम अटकेंगे, हम सवाल के ऊपर चलेंगे, क्योंकि सवाल होगा तो मैथ्स में मजा आएगा। ज्यादा थ्योरी में हमारे विद्यार्थी थोड़ा बिचक जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए बिचकिएगा नहीं, क्योंकि क्या है, जितने भी महान गणितज्ञ हुए हैं ना, उन सब ने पहले पहले क्या करी है, उसकी परिभाषाएं लिखी है, रूल्स लिखे, नियम लिखे। थोड़ा रूल्स नियम तो जानना ही चाहिए, है ना बेटा। अब आगे क्या बात है, आइए सिद्ध करना है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x बराबर 2 पर सतत है। मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, दो तरीके, एक 7th 8th वाला, दूसरा 11वीं वाला। तो पहले क्या करना चाहिए, आप बोलो 7th 8th, चलो 7th 8th पहले करता हूं। तो चलो टीम रेडी हो जाइए। आइए भाई साहब, हमारा फलन यानी फंक्शन कितना है, तो 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। अब हम x बराबर 2 पुट करेंगे तो फंक्शन में 2 पुट करेंगे। ये कौन सा 7th 8th का लगभग सवाल होता है बेटा। 3 में 2 का, x में 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 माइनस का 1, यानी कितना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। ये तो सही में लग रहा है मैं 5वीं 6वीं में आ गया यार। 2 इंटू 2 4 माइनस का 1, 4 तिया 12 प्लस का 4 माइनस 1 बराबर 12 और 4 16 माइनस 1 बराबर 15। मतलब फंक्शन में 2 पुट करने के बाद, फलन में 2 पुट करने के बाद मुझे 15 मान प्राप्त हुआ। इक्वेशन 1 समझ में आया क्या किया मैंने, एकदम 7वीं क्लास का सवाल मैंने वादा किया था वैसा ही किया। अब 11वीं कक्षा, अब 11वीं कक्षा में क्या बेटा, तो सुनो ध्यान से। 11वीं कक्षा में हम कैसे लिमिट के थ्रू निकालेंगे, तो सुनिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 कब बेटा, फंक्शन में ऐसा। 11वीं कक्षा याद होगी ना, अभी तो पढ़ गया है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, फलन कितना बेटा, 3 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस का कितना 2x माइनस का 1, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बेटा, अच्छा 2 छूट गया, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 माइनस का 1, यानी 2 दूना 4 या 12 प्लस का 4 माइनस का 1, 12 4 16 माइनस 1 बराबर 15। अब ध्यान दीजिए ये समीकरण 2, तो देखो समीकरण 1 यानी 7th 8th क्लास से भी उत्तर वही 15 आया जो बेटा आपकी पढ़े हुए 11वीं कक्षा के उत्तर के बराबर है। तो 12वीं में क्या करना है, तो 12वीं में मेरे बच्चे सिर्फ इतना काम करना है। क्या करना है, सुनो ध्यान से, कि समीकरण 1 एवं 2 से अंग्रेजी में क्या लिखेगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बस इतनी सी बात। अब सुनो क्या बराबर है, मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 2 मैंने फंक्शन में पुट करा, फंक्शन में पुट करा, पक्का यही वाला टॉप लेवल है ना, अरे हां कि ना, अरे यही तो था। और दूसरा बेटा कितना, फंक्शन ऑफ 2 निकाला मैंने, ये देखो फंक्शन ऑफ 2 निकाला। तो बेटा आगे लिख देंगे हम कितना, बराबर है फंक्शन में डायरेक्ट 2 पुट करने के। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ 2, यानी कि किसी भी फलन में यदि कितना x, लिमिट x टेंड्स टू 2 रखा, यानी कि x बराबर लगभग 2 रखा हमने किसी फलन में, तब वो किसी फलन में 2 रखने के एग्जैक्टली मान के बराबर है। अतः हमारा फलन, अतः फलन कौन सा बेटा, फलन कौन सा वाला बताओ, क्या नाम है, फलन यानी fx बराबर, अच्छा इसको यहां नहीं, fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 सतत है। लेकिन कहां सतत है, तो लिख दीजिएगा x बराबर कितना पे, 2 पर सतत है। क्या बेटा, सतत है। तो बहुत टफ था क्या, बहुत ईमानदारी से बताइए क्या ये टफ था, तो बेटा एकदम नहीं है, एकदम चैप्टर बहुत इजी बेटा। आप कितना सवाल उठाइए, सवाल को एक बार कितना एकदम लो लेवल से करो, सवाल को एक बार 11वीं लेवल से करो, तो दैट इज द इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा मैंने तो क्या पार्ट करके किया, तो आप चाहो तो इस पूरे सवाल को इसके नीचे कर दो, कॉपी लिखेंगे ना, तो कॉपी में कितना आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख देगा। तो पहला लाइन खत्म हुआ इक्वेशन 1, सेकंड बेटा सेकंड वाला आइटम, फिर कितना इक्वेशन 2, फिर उस दोनों के नीचे लिख देगा समीकरण 1 एवं 2 से कितना ऐसा। तो ये समझ लो कि मैंने कॉपी 1 लिया है, कॉपी का ये फर्स्ट पेज है बेटा, है ना।
ऐसा मान ले रहा हूं कि कॉपी का फर्स्ट पेज है ना, फिर उसके नीचे चाहे तो ये मैंने लिख दिया है कॉपी का सेकंड पेज है। तो मेरे बच्चे इतना तो आप समझ सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने मान लिया कॉपी का ये तीसरा पेज है। लिखने के तरीके में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉपी का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। अब जैसे एक पेज के नीचे जगह बचती है, अब नीचे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना टफ था, ईमानदारी से बताओ, इजी था ना? तो ऐसे ही। अच्छा एक काम करता हूं, दूसरा एग्जांपल बता देता हूं मैं। ये एक समझ में आया, दूसरा और ले लो, बस खुश। एक मेथड से ट्राई किया, थोड़ा समझ में आएगा, दूसरा करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलो भैया जल्दी पेन कॉपी ले लो, रेडी, मिटा दे रहा हूं मैं। सुनो अब आगे उदाहरण 3 के बाद उदाहरण 4। आहा क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सुनिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1/x। बस उसने क्या बोला, x इज नॉट इक्वल टू, पर परिभाषित फलन के सांतत्य पर विचार करिए। सुनो ध्यान से, सबसे पहले उसने बोला x नॉट इक्वल टू 0। हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू है क्या, कोई दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, तो अपने मन से ले लेंगे। हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो बस 0 नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो मान लेते हैं, तो सुनो ध्यान से, फंक्शन दिया है लेकिन x की वैल्यू नहीं दी है बेटा, बट x की जगह क्या लिखा है, सब ले लो, बट x बराबर 0 मत लेना, ये उसने बस बोला है। पर x इज नॉट इक्वल टू 0 पर परिभाषित फलन के सांतत्य पर विचार करना। खुश, अभी कर लेते विचार, ये लो बेटा। तो फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x। दुनिया में कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जो आपको पसंद है वो नंबर ले लो। ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ई एफ जी एच, ऐसा कोई सिंबल भी ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना? 10, 20, 50, 100, 1.5 लाख, 50 लाख, पाई, ये वो कुछ भी जो आपको चाहिए, 7/2, 9/15 सब लेना चाहो ले लो। मैं कोई फिक्स नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे। हो सकता है किसी के मन में 4 आ जाए, किसी के मन में 10 आ जाए। बोलेगा अच्छा सर आपने 4 ले लिया, वो तो राहुल सोच रहा था उसके हिसाब से ले लिया। ये विद्यार्थी बोलेगा सर आप 15 क्यों नहीं लिया, तो मैं भी सोच रहा था। कोई बात नहीं, आप मेरे को एक काम करो, मेरा नाम कुंदन शर्मा है ना, तो मैं अपने नाम का पहला अक्षर के ले लेता हूं। मान लो कोई नंबर के होगा, बस क्या नंबर बेटा, कोई नंबर के होगा। यदि कोई नंबर के होगा तो लिख देता हूं एट या एनी नंबर x इक्वल टू के। अच्छा हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो लिखिए का सांतत्य विचार, इसको तो मिटा देता हूं हिंदी की जगह, ऐसा का सांतत्य परीक्षण किसी x इक्वल टू के संख्या पे। खास छोटी सी बात थी, हो गया। अब आगे सुनो बेटा, पहला हमारे पास रूल क्या है, 7th वाला। क्या करना है मुझे, मेरे फंक्शन में वो नंबर पुट कर दीजिए सर। तो कोई बात नहीं बेटा, फंक्शन में हमें कितना, जो नंबर बोलो वो, तो के अभी बोला तो के ले लेता हूं। चाहो तो आप नंबर चेंज कर सकते हो बेटा, जो नंबर चेंज करना आप चेंज कर लेना, बस 0 मत लेना, पहले उसने मना कर रखा है। तो 0 की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, इसके अलावा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। तो फंक्शन में 1/k हो जाएगा। आगे नंबर होगा तो 1 से उसको डिवाइड करेंगे। 5 होता तो हम लिख देते 1/5 बराबर 0.2, लेकिन अभी कोई नंबर है नहीं तो 1/k का 1/k लिख दिया। अब आगे 11वीं कक्षा का मेथड। अब सेकेंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया बेटा। अब आगे सेकेंड स्टेप कितना, लिमिट x टेंड्स टू कितना, कोई नंबर k लिया था मैंने, k लिया था। अब आगे फंक्शन में पुट करने पर तो लिमिट x टेंड्स टू कोई नंबर k। अब फंक्शन कितना है बेटा, 1/x। पुट करने पर तो पुट कर लो ना भैया, 1/k प्राप्त हुआ। समीकरण 2, ओहो हो देख रहे हो 1/k, इधर भी कितना 1/k, यानी कि भाई साहब 7th 8th क्लास का जो मेथड है उस पे भी 1/k और 11वीं क्लास का जो मेथड है उस पे भी 1/k। मतलब दोनों विधि से डायरेक्ट अगर हमने x बराबर k पुट करा तो भी 1/k, और लिमिट के थ्रू भी अगर हमने x की वैल्यू पुट करी तो भी 1/k। तब लिखिएगा क्या, समीकरण 1/2 से, वाह क्या बात है यार, 1/2 से क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा भाई साहब लिमिट x टेंड्स टू k पे जो फंक्शन का उत्तर आया है वही फंक्शन कितना, x की जगह डायरेक्ट k पुट करने के बाद आया है। अतः फलन
कितना फलन कितना था, एफ एक्स बराबर कौन फलन था, बताओ जल्दी, नाम बताओ बेटा, 1/x, 1/x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू शून्य लेना था, अरे इधर हटाओ, वेयर x इज नॉट इक्वल टू शून्य लेना था, किस पर, तो x इक्वल टू k पर सातत्य है, इजी था, है कि नहीं। तो बड़ा ही इजी सवाल है, जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। एक बात और बता देता हूं, इसी सवाल की जगह हम और भी कोई नंबर ले सकते हैं। आप जो नंबर मुझे दे दो तो मैं 2 नंबर और दे देता हूं, इसी को लिखने का तरीका भी बता देता हूं, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं। ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर है ना, ओके, नोट कर लीजिएगा। अब आगे मैं चाहता हूं जो बेटा वो सुनो, x इक्वल टू के, तो हम ऐसा कोई, तो हमारे आपके शिक्षक का नाम था इसलिए ले लिया। मान ले कि जैसे मैं तो कुंदन था तो मेरा नाम के है, तो मान लो मेरा भाई चंदन है, उसका सिंबल c है, तो कितना x इक्वल टू कितना, कोई कांस्टेंट या c नंबर पे, तो फंक्शन में क्या पुट कर देंगे बेटा, कांस्टेंट, तो 1/कांस्टेंट आ जाएगा, सही बात है ना। अब आगे लिमिट x टेंड्स टू, वो कांस्टेंट नंबर पुट करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 1/कांस्टेंट हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से लिमिट जब मैंने कांस्टेंट x टेंड्स टू कांस्टेंट कोई नंबर पुट किया तो बेटा x बराबर कितना, यहां पे मुझे k रखना पड़ा, तब हमने देखा कि अतः फलन fx जो कि 1/x है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि x इक्वल टू उस कांस्टेंट नंबर पर सातत्य है। तो कभी कभी आपको किताब में ऐसा भी मिल सकता है, तो एक बार ये भी नोट कर लीजिएगा, इजी है। तो सवाल 4 अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं अगले सवाल, यानी कितना, 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे क्या बोला, x इक्वल टू 1 पर फलन fx इक्वल टू 2x+3 की सातत्यता की जांच करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको क्या बताया है कि कोई बात नहीं है, तो ये आपका फंक्शन ऑफ कितना बेटा, 2x+3 है। एक बार इस सवाल को आप डायरेक्ट बेटा फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट कर देना है। क्या करना बेटा, x इक्वल टू 1 पुट कर देना है, तो फंक्शन ऑफ 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस का 3, यानी कितना बेटा, 2 + 3 यानी कितना, 5 प्राप्त होगा, जो कि समीकरण 1 नाम दे देना। इसको बार बार आप फंक्शन ऑफ 1 लिख दीजिएगा, तो फंक्शन ऑफ 1 बराबर कितना प्राप्त हुआ बेटा, 5। तो इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब अगला बात क्या था बेटा, तो इसी सवाल को लिमिट के थ्रू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये पहला पोर्शन, अब आगे ये बेटा कितना, दूसरा पोर्शन। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पोर्शन के बाद दूसरा पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन कैसे सॉल्व करते बेटा, वो देख लियो। तो जो भी आपका फंक्शन है उसमें लिमिट के थ्रू x टेंड्स टू कितना, 1 पर, x टेंड्स टू 1 पर सॉल्व करके देखेंगे। अब देखिएगा के लिमिट x टेंड्स टू 1 पर क्या है बेटा, तो फंक्शन कितना है हमारे पास, 2x+3, तो आप प्यार से लिख दो 2x प्लस का 3। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तब क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1, अब आगे कितना, प्लस का 3, यानी कितना बेटा, 2 प्लस का 3 यानी कितना, 5 प्राप्त हुआ। लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ बेटा कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 1 रखा है आपने फंक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका समीकरण 2 हुआ। अब दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, समीकरण 1 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे बताओ, तो दोनों को हम करेंगे चेक, और चेक करने के बाद हम ये देखेंगे क्या दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो वो हमारा कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा, यानी सातत्य प्रूफ होगा। लेकिन अगर बराबर नहीं होता है तब हमारा फंक्शन क्या बोलेंगे, x बराबर इस 1 पे वो सातत्य नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, देखिए फंक्शन में 1 पुट करा तो 5 आया, पहला 1। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन कितना दे रहा है, 5। वाह, दोनों बराबर हैं, पहला भी उत्तर 5, दूसरा भी उत्तर 5, मतलब समीकरण 1 एवं 2 से लिख लीजिए बेटा, समीकरण कितना, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। अब 1 एवं 2 से क्या देख रहे हैं आप बताइए, तब आप देख रहे हैं कि भाई साहब लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन वही उत्तर दे रहा है जो फंक्शन में कितना, डायरेक्ट 1 पुट करने पे आ रहा है। और चाहे तो आप इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू दोनों के 5 है। अब ये प्रूफ हो चुका है कि दोनों मेथड से किया हुआ सवाल में उत्तर समान आ रहा है, यानी दोनों का उत्तर 5 आ रहा है। इसका मतलब अतः या अर्थात
अर्थात में क्या बताओ, अर्थात हमारा जो ये समीकरण है यानी फंक्शन है या जो फलन है कितना बेटा 2x प्लस थ्री फलन किस पे, तो किस पे बेटा फलन x बराबर एक पर क्या बेटा सातत्य की जांच करनी। अब सातत्य की जांच में क्या मिला, फलन सातत्य है, कैसा बेटा सातत्य है। अब यही तो चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सवाल था। 1 नंबर तो आपका लगभग ये आपको आराम से हेडिंग में मिल जाएगा, और पूरे अगर स्टेप्स आपने कर लिए तो एग्जाम में मिलने वाले 4 नंबर 4 के 4 आपके पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आप हो गए हैं स्मार्ट बच्चे। अब आज की कक्षा के लिए सवाल हो गए हैं समाप्त। अब हम इसी टॉपिक पे बहुत सारे सवाल लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक इन वीडियो को जल्दी से आप सॉल्व करिएगा, सारे सवालों को एक एक करके देखिएगा ताकि पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो बेटा जी अब इंतजार रहेगा आपको किस बात का, अगले वीडियो का। तो बिल्कुल आपका इंतजार हम खत्म करेंगे, जल्दी से हम अगला वीडियो आपको पेश करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपने इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा। आपको कहते हैं हम बाय बाय और टेक केयर।